चलो मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बताइए अभिषेक। 8 प्लस 8 तो ये 16 हो गया, यानी A की वैल्यू 16 हो गई। चलिए आगे किसका पूछा है? सो मास नंबर ऑफ सल्फर, निष्का मास नंबर ऑफ सल्फर बताओ। अभिषेक आप बताइए तो कितना हो जाएगा? 32। ओके, तो ये A की वैल्यू हो गई सल्फर के लिए। अगला सवाल देखते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये किसी एक ही एलिमेंट के होते हैं, दैट इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number, same atomic number but different mass number। इस चीज को समझें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। हाँ, उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड आइसोटोप। जैसे कार्बन देखो, कार्बन नेचर में जहां पाया जाएगा तो 3 तरीके का कार्बन आएगा। तुम बाजार से कोयला खरीदने जाओगे ना, उसमें 3 सैंपल मिलेंगे। जो पहला सैंपल होगा वो 99.9% होगा, और ये 0.1% होगा, और ये पॉइंट के आगे 12 जीरो लगाओ फिर 1% होगा। तो अलग अलग। पहले वाले में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं? 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। सही है। दूसरे वाले में 6 प्रोटॉन है, अब 7 न्यूट्रॉन है। लेकिन 6 प्रोटॉन है तो बोलो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? जितने किसी में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन का तो कोई ज्यादा रोल होता नहीं है। तो देखो कितना, 4 यहाँ दिखा है तो यहाँ भी 4 दिखा। 1 2 3 4 6 हो गए कि नहीं? इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए। तीसरे वाले में देखो 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन होने की वजह से बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। सही है। अब मुझे पलक ये बताओ कि इन तीनों का 3 है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सभी कार्बन के हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number are called isotopes। उन्हें क्या कहेंगे? तो इन्हीं सबके that is atomic number बताओ, जबकि ये सभी किसके आइसोटोप्स हैं? आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। सही है। इसको C12 कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ये C12 है, यानी जितने इसके न्यूक्लियॉन है उनको जोड़ दो। इसको मैं क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियॉनों को जोड़ो जरा, C13। और उसे क्या कहा जाएगा? सही है, C14। तो पलक मुझे जरा इसका एटॉमिक नंबर तो बताओ। इसका 6, इसका बताओ, इसका। हर्षिता, क्या आप मुझे तीनों के मास नंबर बताएंगी? 12 13 13। एक बार आइसोटोप की डेफिनेशन भी बताइए। क्या आप मुझे कार्बन के 3 आइसोटोप्स बता सकती हैं? उनके नाम। That is C12, C13 and C14. These are the isotopes of carbon। ये किसके आइसोटोप्स हैं? सही है। तो अगर आपसे कहा जाए इन सभी में जो की प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है कि कितना कंबाइन करना है, तो सभी काले हैं और सभी कोयले हैं और सभी जलते हैं, इनमें कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, इसकी वजह से चीज ज्यादा भारी होती है। ये सब मिक्स क्वांटिटी में आते हैं। तुम बाजार से एक सैंपल लाओगे
तो उसमें 99.8% ये मिलेगा, 0.111% ये मिलेगा और लगभग 0.00000012 जीरो और 1%, ये तीनों एक साथ मिलेंगे। आप इन्हें अलग कर ले तो अलग कर ले, अदरवाइज ये सबकी प्रॉपर्टीज एक है तो नेचर में एक साथ ही पाए जाते हैं। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। वजन अलग अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई कि नहीं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम। सभी जलेंगे, सब एक जैसे रिएक्शन करेंगे। इस चीज को लिखें सबसे ज्यादा आइसोटोप किसके होते हैं? क्या, सबसे ज्यादा आइसोटोप किसके होते हैं? सभी एलिमेंट्स के 20 आइसोटोप्स, 20 21 तो सभी पूरे जितने हैं सबके। जब आगे की क्लास में आप देखोगे तो फिर आइसोटोप ही आइसोटोप। अभी तो बहुत बेसिक चीज बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि क्लोरीन के 2 ही हैं, और हैं लेकिन वो इतनी कम क्वांटिटी में इसी के तरीके, फिर उसको लोग डिस्कस नहीं करते क्योंकि उसका ज़्यादा केमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। चलो तो आप क्या लिखेंगे बोलो, आइसोटोप्स। अभिषेक, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर कौन कौन से होंगे बोलो। जब कैसे लिखोगे दैट आर, ये तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सी एक आप बता दो, C640, ये सही है। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो हाँ, आइसोटोप को डिफाइन करो। गुड, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन बताओ। इतनी बात हो गई। अब देखो आइसोटोप्स अब हम हाइड्रोजन के देखेंगे। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन रहेगा सेंटर में और एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सही है? एक और भी हो सकता है, एक प्रोटॉन रहे और एक न्यूट्रॉन, और फिर इसमें क्या रहे, एक इलेक्ट्रॉन। इस चीज को मैं न्यूक्लियस दिखा रहा हूं, ये न्यूक्लियस समझो। और एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और जितने प्रोटॉन होंगे पलक उतने ही तो वो होंगे, सही है? तो इनके ये किसके आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है कि नहीं? दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, और इनके नाम है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। बात समझ आ गई? अच्छा, इसका सिंबल क्या होगा बताओ, एच पे क्या क्या लगाएं, बोलो कितना जेड है और कितना ए है? क्योंकि सेंटर में तो एक ही है। यहाँ क्या लिखोगे? 1 और 2, यहाँ 1 और ऊपर 3। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम हो गया। ये 3 आइसोटोप्स हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं कि प्रोटियम, यहाँ लिखूं ड्यूटीरियम, और दिस इज ट्रीटियम, जो कि आपके बुक का इंटरेस्ट क्वेश्चन है, तो आप इनके सिंबल क्या लिखेंगे? सिंबल में H तो लिखा ही जाएगा, इसको D से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? और इसको किससे डिनोट किया जाता है? H भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे HDT क्या लिखते हैं? HD, और इसे क्या लिखते हैं? T। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जो प्रोटियम है उन सभी के एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये क्वेश्चन आसान है इसलिए मानसी से पूछ लेते हैं, आसान क्वेश्चन इनके लिए ठीक रहता है। हाँ मानसी बताओ। हाँ जस्मिता बोलो। इसका करेक्ट। कृपा, निखिल, ट्रीटियम का मास नंबर
सही है। अब इसमें ये तो ट्रिटियम बन गया 3 1 और T। नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों में बताओ। सर 1 1 इलेक्ट्रॉन भी 1 सही नहीं बता रहे, पलट बताओ। उसमें कहाँ था जो न्यूट्रॉन को 1 बता रहे है क्या? देखो ना वह चित्र बना हुआ। हाँ हाँ सही है। चल तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बताओ। H11 और हाँ सही है। तीनों के नाम बताओ। कोई बात, तीनों के नाम बताइए। ड्यूटीरियम, सही है। चलो यहाँ तक की बात हो गई। इतना समझ में आ गया आपको कि एक बार इंद्रजीत आइसोटोप को डिफाइन कर दो। हाँ बोलो। Isotopes are the elements having same atomic number but different mass. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ऐसे एटम्स ऑफ, Same elements having same. ठीक है। अब हम देखेंगे क्लोरीन के आइसोटोप्स। तो क्लोरीन के आइसोटोप देखिए। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, दैट इज क्लोरीन के सेंटर में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन, और इसकी 3 ऑर्बिट्स हैं, उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2, इसको तो न्यूक्लियस ले लो। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6, सही है। 7 ही रहेगा, 2 8 7 होता है कि नहीं? अच्छा इसमें बताओ 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हो जाए तब बताओ क्या होगा? दैट इज, ये तो न्यूक्लियस हो गया, तो 2 8 7 ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे तो ये हो जाएगा 2 8 7। अच्छा इसका सिंबल क्या है? 17। अर्पित बताओ क्या लिखा है यहाँ पे? 35। और वहां बताओ C17, इन दोनों को जोड़ लिया 37। तो ये दोनों किसके आइसोटोप्स हो गए? अगर ये 75% पाया जाता, तो बाजार से क्लोरीन खरीद के लाए। स्विमिंग पूल में क्लोरीन पड़ती है कि नहीं? डिसइंफेक्टेंट के तौर पर क्लोरीनेशन टैंक होते हैं पानी को साफ करने के लिए। तो ये 75% और 25% है। तो अब हम निकालेंगे कि क्लोरीन के एक एटम का एवरेज मास कितना होगा। मास, क्योंकि जब आइसोटोप्स है तो सबका, कोई बच्चा 40 किलो का है, कोई 42 kg का है, तो ऐसे में तुम मास कैसे निकालोगे? मीन निकालोगे कि नहीं सबका? तो ऐसे क्या करोगे बताओ? देखो उसको निकालोगे एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक, देख लो अर्पित, अगर सब यही होते, पूरे के पूरे यही होते, तब तुम सिंपली कह देते भाई इसका जो मास नंबर है वही एटॉमिक मास है 35U। बट क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं, दोनों मिलजुल के हैं। तो बोलो इस क्लास में अगर 100 बच्चे हैं और 75 बच्चे 35 किलो के हैं और 25 बच्चे कितने किलो के हैं? 37 kg के हैं। तो हम 100 बच्चों का मीन निकालें, कैसे लिखेंगे बताओ? एवरेज एटॉमिक मास, 35 किलो के कितने बच्चे हैं? 75। तो दैट इज 75 बच्चे 35 तो 35 कितनी बार लिखें? 75 टाइम्स। और 37 कितनी बार लिखे बोलो? 25 टाइम्स। हमने सारे बच्चों के मास जोड़ लिए और जितने बच्चों की संख्या उससे डिवाइड कर दी, यही तो मीन होता है। सब बच्चों के जितने 40 तुम्हारा 42 सबके जोड़ लिए और डिवाइड कर दो तो मीन आ जाता है। 75 क्लोरीन के एटम इतने के थे, उनको लिख लिया। तो तुम सबको जोड़ने से अच्छा ऐसे तक क्यों ना मल्टीप्लाई करो। तो क्या करोगी बताओ?
और यहाँ 37 kg के कितने बच्चे हैं? That is 25। मेरा कहने का मतलब है 35 U। इसका मास कितना है? 35 और इसका कितना है? लेकिन ऐसा तो 75% ही है, तो मैंने नीचे कितना लिखा जाए? 100। क्योंकि टोटल कितने एटम्स आपने लिए? सही है। इन दोनों में से 25 जरा कॉमन तो ले लो, कॉमन लो 25, तो ये 35 इंटू 3 हुआ 25। इसमें 25 कॉमन लो तो कितना हुआ? 37। इंटू 1 भी लिखना हो तो लिख लो, और नीचे 100 हो गया। अब बताओ 25 से कट के क्या 4 आ गया? ऊपर कितना आया? 35 इंटू 3 105 और प्लस 37 अपॉन 4। जरा जोड़ो तो 142 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 22 बचा, तो 4 से किस में डिवाइड कर रहे हैं? 142, 4 3 जा 22 बचा, तो 4 5 जा, फिर 2 बचा, डेसिमल लगाओ, 4 5 जा, समझ आ गया? तो इसका ये क्या हो गया? 35.5, तो 35.5 इट इज एवरेज एटॉमिक मास। समझ आया? अब हम इसकी डेफिनेशन समझे। जब तुम्हें समझ में आ चुका है भाई आइसोटोप्स होंगे तो मास थोड़ी बहुत होंगे, इसीलिए तुम जरा कार्बन का मास देख के बताओ। तो 14 ग्रुप है सबसे ऊपर कार्बन, क्या ठीक 12 है कि 12.011 है? देखो बता दिया इन्होंने। कहा सर हर एक के तो सर आइसोटोप है, तो किसी का U में कैसे हो सकता है? हाइड्रोजन के भी 3 है, तो 1.008 लिखा है सर वहां पे, मैं तो देख ही रही हूँ, मेरे तो बगल ही में है, देख के बता दो 1.008 लिखा है क्या हाइड्रोजन में? सबसे ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा? क्योंकि सभी के आइसोटोप से तो परसेंटेज या मास वेटेड में निकालना पड़ेगा। तो नाउ अब हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, वो की डेफिनेशन बताएंगे। व्हाट डज इट मीन बाय एवरेज एटॉमिक मास? ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास से तुम क्या समझते हो? मास वेटेड मीन। क्या तुमने आयुषी इन सब का मीन ही निकाला? ये मीन ही तो है। तो तुमने जब ये किया तो क्या किया होगा बोलो? एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए दैट इज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। क्या लिखा होगा? आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, और उसमें क्या लिखा होगा? इनटू इट्स परसेंटेज और डिवाइडेड बाय 100। यही तो किया। अगर ज्यादा होते तो फिर और भी बढ़ा देते, 3 होते। तो पहले का एटॉमिक मास कितना था बताओ? पहले वाले का वहां लिखा है, तो तुम लिखो 35U और बोलो कितनी परसेंटेज थी? 75। और दूसरे वाले में कितना था? क्योंकि इन्हीं से ले लो हर एक है 37 और उसकी परसेंटेज कितनी थी? और बोलो टोटल कितनी हो गई परसेंटेज अंदर? अब हमने इसमें 25 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 35 इंटू 3, और यहाँ क्या बचा? 37 इंटू 1। और ये सब किस में आया? क्या ये U में आया? तो रहेगी यूनिट डिवाइडेड बाय 100। 25 से कट करो 4, तो ये कितना आ गया? ये भी U है। 142/4 तो कितना आ जाएगा? 35.5। माने बात समझ आ गई? आइसोटोप जो भी है उसके परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 100 सर की परसेंटेज कैसे चलती है। परसेंटेज ये देखो तुम्हारी बुक में दिया है, ये कितना है? ये दिया रहेगा, यहाँ पे ही तो किया है। ये देखो कहाँ किया बताओ? दिखा तुमको? आपने देखा है ना? सही है, वही चीज की गई कि नहीं? मल्टीप्लाई किया हमने, एक साथ हमने कर दिया, तो मीन का तुम्हारा फार्मूला ही तो हो गया। टोटल बच्चों से उससे मल्टीप्लाई। फ्रीक्वेंसी का चैप्टर तो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी है, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते, कितने बच्चे कितना मास है ना, फ्रीक्वेंसी वाले वही तो था। चलो सर तो ये
एग्जाम में दिया होगा ना परसेंटेज? परसेंटेज दी होगी और दोनों के मास नंबर भी दिए नहीं सर, वो तो तुमको सब कुछ दिया होगा तुमको ये फार्मूला लगाना तो बोलो एवरेज एटॉमिक मास का क्या होगा डिफिनीशन देखो एवरेज एटॉमिक मास मास वेटेड मीन कैसा मीन निकाला मास का मीन निकाला किसका निकाला है मास वेटेड मीन और कुछ मत निकालो किसी और का मीन तो किसी का भी निकल सकता है लेकिन तुम्हें मास का निकालना क्या लिखोगे मास वेटेड मीन ऑफ ऑल आइसोटोप्स ठीक है ऊपर एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट एज पर देयर अबंडेंस देखो अबंडेंस का मतलब है उनकी उपलब्धता के आधार पर तुम्हें अबंडेंस अगर नहीं याद रहता तब एज पर देयर परसेंटेज देखो अबंडेंस एक स्टैंडर्ड वर्ड है उनकी उपलब्धता के मास वेटेड मीन ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट एज पर देयर अबंडेंस कितना है वे सर, पता कैसे चलता है कि किसी एलिमेंट की कितनी abundance है? वो उसका आपको फिर 12th में जाओगे तो सबकी रिएक्शंस होंगी वो तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा वो लैब में तुम्हें निकालना पड़ेगा सर, जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होता है फिर उनकी abundance आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं तो वो तो नैनोग्राम में उनके बारे में ज़्यादा केमिस्ट्री पता नहीं लेकिन जो नेचुरली पाए जाते हैं ना उनकी तो आपसे निकलवाई जाएगी एज पर देयर कैसे बताइए abundance अबंडेंस इज कॉल्ड उसे क्या कहेंगे एवरेज एटॉमिक मास ठीक है अब देखो किसी तत्व के सभी समावयवियों की प्रतिशतता के आधार पर उनके द्रव्यमानों का माध्य ही उनका औसत परमाणु भार कहलाता है अगर हिंदी में चाहो हिंदी में कर लो इंग्लिश में चाहो बात समझ आ गई सो द मास वेटेड मीन ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट एज पर देयर परसेंटेज अबंडेंस तुम्हें नहीं अच्छा लगता परसेंटेज लिख लो उसके ऊपर एज पर देयर अबंडेंस इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास सही इट इज एक्सप्रेस्ड इन यू ये भी लिखना होगा इट इज एक्सप्रेस्ड इन चलिए तो अभी हम लोगों ने क्लोरीन का निकाला है ओके नाउ एक्सरसाइज का क्वेश्चन लो एक्सरसाइज में दिया है कि ये देखिए 10th question 10th अभी कहाँ आएंगे 10th कहाँ है आउट पर आएंगे ये देखिए क्वेश्चन नंबर दो चीजें दी हैं 10th देखो 10th ये सही बता रहे हैं ब्रोमीन दिया है ब्रोमीन कितना कितना है बताओ 35 और ये कितना है एंड 35 81 बोलो क्या दोनों का जेड सेम है yes sir जेड यानी एटॉमिक नंबर yes sir ए अलग है इफ एटॉमिc नंबर इज सेम बट डिफरेंट मास नंबर यही तो आइसोटोप होते हैं तो इसलिए दोनों ब्रोमीन के हैं सो एज दीज आर आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन अब इसका कितना परसेंटेज जरा पहले वाले को बताओ और इसका 50.3% तो मुझे बताइए एवरेज अर्पित एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन का फार्मूला बताओ atomic mass of first isotope into its percent plus atomic mass of second isotope into its percent अभी पूरा नहीं बता upon 100 अब इसमें वैल्यू फिट करा एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप into its percentage plus atomic mass of second isotope into its percentage divided by 100 फिर इसमें वैल्यू फिट करा 79 into 49.7 अच्छा बता रहे हो plus 81 into 50.3
बहुत जानते हो। अपॉन 100 अपॉन 100 यहाँ तक सही है। इसका मल्टीप्लाई करके बताओ, सभी लोग करें, दोनों का अलग अलग बताओ। हाय वही चीज हर्षिता समझ में आ गया तुमको? देखो जो यहाँ कर रहे थे वही यहाँ कर, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो जो दिया है और यू में आंसर आ जाएगा। करो पर बेटा, बैठो नहीं, बैठती क्यों? पहले का है 392.63, पहले का है 392.63, 392 4 सही कर देते तभी 392 आ जाता, तुम तो 50 से कर रहे हो, हम तो इसी से कर देते 8 हो जाता 340। समझ नहीं बताओ डेसिमल ये है 389.47 हो ही नहीं सकता क्योंकि 63 आएगा सर। एक डिजिट पहले डेसिमल लगाओ, कितने डिजिट पहले लगा रहे 392.6 आप सही खाली पॉइंट 39 बोलो सर पॉइंट 392.26.3 अब सही है क्योंकि 4 डिजिट तो आएंगे ही 4.3 40 74.3 अपॉन 100 इनको जोड़ो 3926 और 407 एक डिजिट पहले डेसिमल है, यहाँ से देखा करो राइट से तो वही आंसर आएगा। एक कई 2-3 बार गलत कर चुके हो गए। That is 6 0 8006 देखो 8 1000 ठीक है। अब ये देखो 100 से वो करो जरा डिवाइड 80.006 80.006 यू क्या गया। अब ऐसा ही अगला सवाल है उसको पढ़ो। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 देखो 11 में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16.2 यू है, उसमें कितना लिखा है 16.009 है क्या? चेक करो 16 पॉइंट हाँ 15.9 यही। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने जैसा दिया उसके हिसाब से निकालेंगे। हाई ऑक्सीजन का ही केस तो इन्होंने कहा है कि एक एलिमेंट, तो क्या तुम इस एलिमेंट को पहचान पा रहे हो? ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है? ऑक्सीजन ही होगा। ऑक्सीजन में यहाँ 18 वाला भी होता है। 18 वाले में अभी कितने न्यूट्रॉन होंगे? बता नहीं पा रहा। 10 होंगे इसके। बेसिक चीजें है। 8 प्रोटॉन है, तुम न्यूट्रॉन ही निकाल पा रहे हो। घटा दो, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, तो ऐसे अंतर नहीं कर पाते। है बात कि नहीं? ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन का सिद्धांत, इन्हीं का तो तुम्हें डिफरेंस करना था। फिर 9 कहाँ से आ गया? सही है। अच्छा पहले की परसेंटेज कितनी बताओ? पहले की कुछ भी नहीं पता। अगर ये x% है और ये कितना है 100 माइनस x, भाई अगर ये 20% है, सोचो ये 20% है तो क्या ये 100 माइनस 20% यानी 80% होगा? जो बच जाएगा वो परसेंटेज ही होगा, 2 ही तो हैं। लेट हाँ जो अब इसमें क्या है ना, अलग अलग आइसोटोप के लिए जो उसका मास नंबर है उसी में यू लगा दो बेधड़क, वही उसका एटॉमिक मास। जब बहुत सारे होते हैं उनकी अबेंडेंस होती तभी तो ये वेरिएशन आ रहा है। क्यों तुम्हारे मन में बार बार आ रही है 35.5 कहाँ से? इन्हीं आइसोटोप्स ने ही तो गड़बड़ की है। अब सब रहेंगे तो मीन निकालना पड़ेगा। सभी बच्चों 40-40 किलो के होते तो कोई दिक्कत होती? 2 तरीके के बच्चे आ गए तो 40.972 आ रहा। आइसोटोप ही की वजह से सब आता, नहीं तो मास नंबर ही तो उसका एटॉमिक मास है। लेकिन अब सबका मीन निकालोगे तब तो कुछ और ही बनेगा।
सही है कि नहीं? तो जो ये है 16U ही इसका एटॉमिक मास है, 18U ही है, लेकिन अब परसेंटेज का मीन निकालोगे तो फर्क आ जाएगा कि भाई एक सैंपल खरीद के लाए उसमें तो सब कुछ है, 20% ये होगा, 80% ये होगा, तब तो फिर मीन आएगा कि नहीं? चलो क्या लिखेंगे? लेट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इज x%, देन द परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप इज 100 माइनस x%. लेट परसेंटेज ऑफ X816 is x% and percentage of 818 क्या हो जाएगा? 100 minus x%. Now मान्या फार्मूला बताओ. Sir, atomic mass of first isotope. किसका फार्मूला? वो उसका नाम भी तो बताओ भाई. नाम Sir, average atomic. एवरेज एटॉमिक मास वो बताना. ठीक है, एक मिनट. Now, average atomic mass. It is, हाँ बोलिए, atomic mass. Atomic mass of first isotope into its percent plus Isotope into its percentage. और बोलिए. plus atomic mass of second isotope into its percent upon 100. सही है. Of second isotope into its percentage और upon 100. वैल्यू प्लेस करिए. Sir, 16 into x%. 16 into x plus Plus 18 into 100 minus x% upon 100. 100 minus x upon 100. क्या इसके लेफ्ट हैंड की वैल्यू दी गई है? एवरेज एटॉमिक मास क्या दिया गया है? Yes, sir. कितना दिया? 16.2. तो ये यहाँ लिखना होगा 16.2. इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बोलो? रुक जा. बोलो कृपा, बोला करो. हर्षिता, ये इधर ले जाना है. 162. अच्छी बात. अच्छा, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 1620. वैसे 16200 आएगा, लेकिन एक डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा. 2 जीरो तो बढ़ा दिए ना, और एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया, तो कितना आया? यही आ गया. उधर ले गए और वहां आ गया 16x और अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक हुआ 1800 और माइनस 18x. सही है. अच्छा, 1800 वहां ले जाओ तो क्या होगा बताओ? ठीक है, 1620. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 2x प्लस 1800 हुआ. देख लो, माइनस 2x को वहां ले जाओ तो 2x और उसे यहां ले जाओ. सही है, वो वहां ले गए 1620 कर दिया तो कितना बचा? 180 बचा. ये 2x, तो बोलिए x की क्या वैल्यू आ गई? 90%. तो इससे फिर 100 माइनस x कितना आ गया? 100 माइनस 90%, दैट इज 10%. तो इसलिए जो X816 वाला था इज 90%, क्योंकि उसी के लिए तो X था. अब बताओ X818 वाला कितना हो गया? इस 10%. बोलो, बात समझ आ गई? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, और भी कुछ चीजें देखिए, यहाँ तक की बात होगी. आइसोटोप्स का हमारे लाइफ में बहुत उपयोग है. क्या क्या उपयोग है जरा देखें. दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स. बुक में लिखा है ना, एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप ऑफ यूरेनियम किसके लिए यूज होता है? यूरेनियम में बहुत एनर्जी है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलते हैं
वो हार्मफुल बहुत है, लेकिन अगर उनसे तुम वाटर बॉईल करो तो टरबाइन चलेगी, और टरबाइन चलने से बिजली बनती है कि नहीं? जैसे डैम में होता टरबाइन घूमती तो बिजली बन जाती है। उसी तरीके से तुम यूरेनियम से जो एनर्जी मिलती है, पानी को उबाल लो, वैसे सोडियम को उबाला जाता है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, उसके बॉईल करने से टरबाइन घूमेगी, उसकी वेपर से बिजली बनेगी। ऐसा BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में किया जाता है। भारत में 7 BARC हैं, जिसमें 2 बम्बई, ठीक है? बाकी गुजरात में है 30। तो यूरेनियम का आइसोटोप कौन सा है? 92-235, ये वाला। यूरेनियम के बहुत आइसोटोप होंगे। यूज कौन सा होता है? ये वाला रिएक्टर में यूज होता है, ये ईंधन है। हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मोदी सरकार से 20 साल यूरेनियम देने का वादा किया, तो ये मोदी सरकार की बड़ी सफलता मानी जा रही है। हमारे रिएक्टर के लिए हम ईंधन ऑस्ट्रेलिया से, सही है। इट इज यूज एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्रों में इसको ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये इस समावयवी का उद्देश्य है। तो लिखो, इट इज यूज, किसके लिए यूज किया जाता है? देखिए, एज ए फ्यूल, इसको डालते रहोगे तो तुम्हारा रिएक्टर चलता रहेगा। इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? जिसमें बिजली बनती है, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ कोयले से बनाई जाती है, कोयले से अच्छी बात नहीं है, धुआं होता है, पोल्यूशन होता है। इसमें कोई धुआं पोल्यूशन नहीं होता, तो ये अच्छी चीज है। और उसमें ये डाला जाता है, तो आइसोटोप का यूज हुआ कि नहीं? कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट में? कैंसर। इसी चीज देखो, आयोडीन को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आइसोटोप। तुमको ये बात तो मालूम है कि ये जो हमारी क्या है, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन बनाती है, और उसमें आयोडीन की जरूरत पड़ती है। अगर हमने आयोडीन नहीं खाया है तो ये पूरा गलकंठ हो जाएगा, दैट इज गॉइटर। सोलेन ने उसको ठीक किया जा सकता है, उसके लिए आयोडीन का एक आइसोटोप चाहिए। तो आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। ये तीनों चीज इनसे पूछ रहा है, फिर तुम्हें बताना। सुनो ध्यान से, हाँ बोलो, हाँ बोलिए। सही, आप रिपीट करो। आयोडीन, गोइटर नहीं पता, थायरॉक्सिन अभी तो बता दे, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन, सुना करो। सही है, अब फिर तीनों रिपीट करो। Isotopes of uranium is used as fuel in reactor. न्यूक्लियर रिएक्टर। Reactor. Isotope of iodine is used for treatment of गोइटर। goiter. Isotope of आयोडीन। iodine is used for कोबाल्ट, कोबाल्ट किस लिए? the treatment of cancer. सही। चलो, ये तो एप्लीकेशन है, थ्री एप्लीकेशन। अब देखिए, आइसोबार क्या होता है? क्या तुमको ये बात मालूम है कि C614 भी आता है प्रकार? ये बात तुम्हें पता है? अच्छा, और क्या तुमको ये भी पता है कि नाइट्रोजन 614 भी आता है? ये तो बताइए। क्या 7? तो इन दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन क्या मास नंबर सेम है? अगला देखो, अभी बता दिया मैंने। बोले सर आर्गन को भी तो लो, आर्गन में यहाँ 18 और ये 40 है। बोलो विष्णु, समझ आई? लेकिन कैल्शियम में भी तो 40 ही है। कैल्शियम में कितना बताओ? कैल्शियम में ये 20 और 40 है। सो ये क्या है बोलो? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट नहीं। क्या ये सेम एलिमेंट है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
having different mass number but having different atomic number but same mass number are known as आइसोबार्स। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं समभारी, इनका वजन सेम है इसलिए क्या कहते हैं? और इनको कहते हैं समस्थानिक, क्योंकि ये एक ही स्थान पर आते हैं पीरियोडिक टेबल में। कार्बन के तीनों कार्बन की ही जगह क्या उनका एक ही स्थान है, इसलिए सम स्थानिक, एक स्थान पर आते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? सम स्थानिक। और ये समभारी वजन ही है। चलो तो क्या लिखेंगे बताओ जरा, व्योम में एक बार डेफिनेशन तो बताओ। एटम्स ऑफ different elements different elements having different atomic number having different atomic number but same mass number. but same mass number are called Isobars. isobars. These are, ये क्या है? Examples of iso। ये है और ये दो एग्जांपल दिया जाए तो ये क्या लिख देना? ये तो एग्जांपल हो गए। ये भी एक आइसोबार का एग्जांपल है, ये भी। तो क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी कि नहीं? कहाँ एक गैस और कहाँ एक मेटल, बिल्कुल अलग ही अलग है ना। केमिकल और वैसे फिजिकल भी नहीं सेम होने वाली। मेटल की अपनी ही प्रॉपर्टी है और गैस तो हवा में उड़ती रहेगी। क्या इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे कि प्रोटॉन की न्यूट्रॉन? चेक करो जरा इसमें, इसी वाले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है आर्गन में, और कैल्शियम में देखो। ये बताओ प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन? अस्तित्व बता डालो जरा तीनों। प्रोटॉन बताओ, और उधर इलेक्ट्रॉन तो बताओ, और न्यूट्रॉन तो बताओ, और 22 और 20 कुछ भी तो सेम नहीं है ना। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, ना तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ना इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी सेम नहीं। सेम है तो क्या है? मास नंबर, एटॉमिक मास का वही एटॉमिक मास ही, उसका मास नंबर ही एटॉमिक मास होता है अगर अकेले अकेले देखें। लेकिन चीज अकेले तो मिल नहीं पाएगी, तो आपको तो एबंडेंस में मिलेगी। तो लिख दीजिए कि आइसोबार्स, their chemical and physical properties are different। इनका यूज भी होता है। कुछ नहीं यूज है। their chemical and physical properties are different। चलो ओके, अब जरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पहला, फॉर सिंबल HDT उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताओ। HDT आयुषी, क्या आप मुझे इनके E, P और N के बारे में बताएंगी? बताइए। हाँ, write the electronic configuration of isotopes and isobar। तो पहले एक पेयर ऑफ आइसोटोप लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, दैट इज पेयर ऑफ आइसोटोप, दैट इज मैंने क्लोरीन के ले लिए, देखो 1735 और 1737। अब जरा मुझे इसके KLM शेल के लिए मयंक आप मुझे बता दीजिए भाई, इनका ये आइसोटोप तो हमने ले लिया है, आप हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो। और दूसरे केस में सेम है, अच्छी बात है। तो आपने पेयर ऑफ आइसोटोप्स के लिए तो बता दिए 287
287। अब आप मुझे पेयर ऑफ आइसो बार के लिए मैं एक आर्गन ले लेता हूं जो कि 18 और 40 है, और एक कैल्शियम भी ले लेता हूं जो कि 20 और 40 है। आप मुझे इनके लिए के, एल, एम और एन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए। 288 2882। तो क्या हर्षिता किन्हीं दो आइसोटोप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है? तो है। अब क्या करोगे, कहाँ गलती होगी बताओ, होता है क्या? और किन्हीं दो आइसोबार्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर ही नहीं सेम है ना, तो इसलिए ये सेम नहीं होगा। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नाउ Z अगर 3 है तो उसकी वैलेंसी क्या है? Z is equals to 3, so then in K shell में क्या होंगे? It has 2 electrons, और L shell में क्या होंगे? 1 electron. Its valency is and it is lithium atom. Lithium. ओके 13th क्वेश्चन देखो। 13th क्वेश्चन में x और y दिया है और इसमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या भी दी, एंड स्मॉलर लिखना, दैट इज 6 और 6 और 6 और 8। तो दो x और y दो एटम हैं, उन दोनों एटम में सेम प्रोटॉन पाएंगे, न्यूट्रॉन अलग अलग पाएंगे। तो तुमको क्या लगता है ये आइसोटोप होगी क्या आइसोबार? क्योंकि प्रोटॉन सेम है। वास्तव में है क्या चीज, ये कार्बन का ही तो आइसोटोप है, ये C12 है और ये कौन सा है? C14। तो इससे भी देखने से लगता है कि ये C6 और 12 वाला होगा और ये 14 वाला होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से तो ऊपर लिखा जाता है। सो दीज आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। देखो इस चीज में ये पूछा गया क्या, गिव द मास नंबर। तो मास नंबर क्या होगा? मास नंबर ऑफ x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इट इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6, ये 12 हो गया। अब मुझे बताइए मास नंबर ऑफ y, ये 12 ठीक लिखा है अभिषेक के 12 यू लिखना चाहिए है? क्योंकि नंबर में कुछ नहीं लगाना। अगर इसी में इसका पूछा जाए भाई इस पर्टिकुलर आइसोटोप का एटॉमिक मास, तब यू लगा, नंबर में कभी नहीं लगा, ठीक है? तो मास नंबर ऑफ वाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या लिखे इसमें? 6 प्लस 8 दैट इज 14। तो मास नंबर तो हमने बता दिया। और भी कुछ पूछा है क्या? व्हाट इज द रिलेशन? So these atoms have same atomic number. इनका दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है मयंक? 6। ये तो कठिन प्रश्न है। Z is equals to 6. बट क्या सेंटेंस पूरा करो मयंक। तुम करने के करो, डिफरेंट अलग अलग करके दिखा दिए तभी तुम सेम बोल रहे। बट these have different mass number, that is Z is equals to, Z नहीं अब ये लिखो, A इनका डिफरेंट मास नंबर है, ये 12 and 14. So these are
इसलिए क्या हुए आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स हो गया। ऑफ कार्बन भी लिख सकते हो लेकिन उसे आप ब्रैकेट में लिख देंगे, है तो कार्बन गई ना। चलिए ओके, नाउ देखो 6 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है क्या? 6 कर दिया किसी चेक करो, हो गया सर, कर दिया। 6 हो गया। अब 7th देखें। सिक्स्थ क्वेश्चन तो कवर हो गया। 7th में पूछा गया है सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी बताओ। तो सिलिकॉन लिखो और ऑक्सीजन 8 लिखो, 14 लिखो। सर वैलेंसी को डिफाइन करना है, एग्जांपल लेंगे इसलिए। तो KLM में अब यहाँ पर देखो डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल। सो वो हम डिफाइन कर देंगे। मानसी इसकी ये बताओ, थोड़ा तो बता दो, पता चले कि इस चैप्टर में तुमने कुछ भी सीखा। बहुत ज्यादा चलो इतना नहीं करेंगे। बोलो जसविता बताओ। 2, 8, 4 और इसकी बताओ 2, 6। तो इसलिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट shell of silicon is 4, so its valencies, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हुई is 4. the number of electrons in outer most shell of oxygen is 6, so it will receive, ये क्या करेगा, receive 2 electron to complete its octet. So its valency is 8 minus 6, that is 2. What is valency? It is either the number of valence electron or 8 minus number of valence electron. Valency is कंबाइनिंग कैसे दिया वो हो सकता है, उसने इनके ही बेसिस पे डिफाइन करने को बोला है। वैलेंसी इज आइदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखो। ओके, 14th क्वेश्चन में मयंक जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स, ये बताया था। बताओ कैसे? 14th क्वेश्चन में बताएं ट्रू फॉल्स है, बताओ फॉल्स है सर, कौन सा है? बी देखो, इसमें बताया है न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, इट इज न्यूट्रल। ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? वैसे तो मैंने तुमको ये बताया है, लेकिन होता क्या है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस है तो ये इसमें पाई मेसॉन्स होते हैं। कौन होते हैं? हाँ, पाई मेसॉन। न्यूक्लियस के अंदर तुमने अभी 2 ही पार्टिकल पढ़े ना, कौन कौन से पढ़े बोलो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब तुम 10th में जाओगे तो तुम्हें 10 बताए जाएंगे, जब तुम 11th में जाओगे तो 100 बताए जाएंगे और 12th में जाते ही 200 बताए जाएंगे। अभी तुम सिर्फ 2 ही रहो क्योंकि तुम छोटी क्लास में। अभी मैं तीसरा बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आए तो बताना। पाई मेसॉन्स क्या होता है? ठीक है, न्यूक्लियस का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, न्यूक्लियस के ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है। पाई मेसॉन्स इलेक्ट्रॉन की ही तरह है, उसका मास इलेक्ट्रॉन से 137 टाइम्स कम है उसी तरह, चार्ज वही है लेकिन इलेक्ट्रॉन से हल्का है। कितना हल्का है बताओ? 137 टाइम्स कम है। वो जब बैठ जाता है किसी प्रोटॉन पर तब न्यूट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन के बैठने से नहीं। किसको बैठना पड़ेगा? पाई मेसॉन्स ऐसे से भागते रहते हैं और वही सभी प्रोटॉन को इधर उधर
करते हैं। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है, तुम ये बताओ सबसे पहले व्योम कि हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो बता दिया इन्होंने कि 4 प्रोटॉन होते हैं। क्यों? जो पढ़ेगा इंटरनेट वही बता पाएगा, और कोई हो तो 2 ही बोले। इन्हें अंदर की जानकारी है ये चीज। क्या बताया? जब मैंने इसे पूछा कि हीलियम में कितने प्रोटॉन हैं, तो इन्होंने बोला सर 4। क्यों ऐसा बोला? इन्होंने कहा सर न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। इनसे पूछा अच्छा और कहीं होता है? कहीं नहीं होता सर, न्यूट्रॉन कुछ नहीं है। ये बता दिए सर। क्या बताया जरा देखो, अब ये 4 प्रोटॉन है और एक बहुत हल्का पार्टिकल है जिसका चार्ज तो वही है। चार्ज बोलो कितना है पाई मेजॉन का? माइनस इंटू 10⁻⁻9, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन से इतने गुना हल्का है। तो इसमें ये 4 है और 2 कौन है बताओ? 2 इसके अंदर पाई मेजॉन्स हैं। कौन है बोलो? पाई मेजॉन्स। ये इनके ऊपर बैठे हैं। जब इनके ऊपर बैठे हैं तो इनको इन्होंने क्या बना दिया? न्यूट्रॉन। फिर ये दोनों भागने लगे, तो रुको, ये भागने के फिर उधर जाके बैठ गए, उनको न्यूट्रॉन बना दिया। समझ आई बात कि नहीं? तो जब ये इन पे बैठ गए, अब ये उठ गए यहाँ से, ये भाग रहे थे ना, तो इसके ऊपर से हट के इस पे बैठ गए, तो क्या इनको न्यूट्रॉन बना दिया? फिर वो भागने लगे, फिर उन पे बैठ गए। ऐसा ये 1 सेकंड में 10⁸ टाइम्स करते हैं, 1000 मिलियन टाइम्स। और जैसे ही हैवी हो गए तो इनके लिए उठना बैठना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूरेनियम में 92 प्रोटॉन। 92 ही क्यों? अगर तुम व्योम के नजरिए से देखो तो व्योम कभी 92 नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि 235 प्रोटॉन एंड 143 पाई मेजॉन्स। व्योम तो हमेशा यही बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जितने भी बैठेगा, ये जितने न्यूट्रॉन हैं उनको ये पाई मेजॉन्स की तरीके करके काउंट करना है। बात समझ आ गई? और वो ही इसको, अब तुम्हें पता चल गया कि किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का उद्देश्य क्या है। न्यूट्रॉन करके कुछ नहीं है, उतने पाई मेजॉन्स उस पे बैठे जल्दी, 1 सेकंड में 10⁸ टाइम्स। जरा सोचो तो कितनी जल्दी ये करते हैं। समझ आ गई? इसलिए ये जो 3rd क्वेश्चन है उसी पर आधारित है। अब इसका आंसर तो क्या हो गया बताइए? दैट इज इट इज फॉल्स। तो असली आंसर क्या है कि प्रोटॉन एंड पाई मेजॉन कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रॉन। समझ में आ गई बात? सही है? पाई मेजॉन बैठता है जो कि 137 टाइम्स हल्का होता है। ये अगली क्लास में तुम सीख लोगे। अगला देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये ठीक है? वैसे एग्जैक्टली 1836 टाइम्स है ना? या 36 या 37 अलग अलग कहा गया है, वही चीज है। बट हाउएवर अगर रफली कहा जाए तो यही है, ट्रू है। अगला देखो, आइसोटोप आयोडीन। क्या ये टिंचर आयोडीन बनाने के काम में आता है? आता है, ये तो ट्रू है। फॉल्स नहीं है। अल्कोहल में अगर तुमने आयोडीन को मिला लिया तो टिंचर ऑफ आयोडीन बन जाएगा। आइसोटोप तो इसको हम देख लेते हैं। आइसोटोप है जो आयोडीन काम में आ रहा तो आ रहा है। अब मैं इससे चेक कर लेंगे, है ना? एक बार नेट से देख लेते, नेट में दिया रहेगा तो कर लेंगे। 1 मिनट देख ही लेते हैं, बुक से तो इतना नहीं है। चलो, दैट इज isotope of iodine is used to make tincture iodine. इसमें लिखा है आयोडीन, कंबाइनली आयोडीन, तो बात सही है। हाँ प्लीज, आइसोटोप नहीं, सारा आयोडीन सब मिलाकर कि पर्टिकुलर आइसोटोप से हम टिंचर आयोडीन नहीं बनाते। आयोडीन खरीद लिया, उसमें सारे आइसोटोप हैं तो बना दिया। ये चीज का एक को नहीं चाहिए, कोई भी आयोडीन मिल जाए तो उस हिसाब से ये गलत है, तो फॉल्स है। सही है ना? हमें आयोडीन का कोई आइसोटोप नहीं चाहिए टिंचर बनाने के लिए। टिंचर क्यों बनाते हैं? टिंचर चोट लगती है अस्पताल में, वही तो महकता रहता है, ब्राउन कलर का नहीं लगा देते हैं, चोट लगती है, वो आयोडीन शराब में मिला के बना दिया जाता है, उसको कहते हैं टिंचर।
5% आयोडीन, 95% अल्कोहल, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, फॉल्स इक्वेशन, ये बात हो गई। आगे देखो 15th क्या है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर किसकी डिस्कवरी, एटॉमिक न्यूक्लियस। 16th देखो, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, उनमें क्या होगा बोलो, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तुमने अभी कार्बन में ही देखा, कार्बन में एक में 6 न्यूट्रॉन थे, एक में 7 न्यूट्रॉन थे और एक में 8 डिफरेंट थे कि नहीं, सब में। तो इसलिए उनमें क्या चीज होती है, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। तो देखो इट इज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सी 17 देखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन Cl माइनस में, बताओ 8 होंगे लेकिन कि 7, क्योंकि एक माइनस और आ गया है। एक अगर मैं सिर्फ Cl में पूछूं तो क्या होगा, 7, और Cl माइनस तो एक ले लिया ना किसी से, तो अब इसलिए इसका क्या हो गया, नाउ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इट इज 8 एज इट मान्या एज इट हैज टेकन 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस तभी तो आया, सही है। अगला सवाल देखो, which of the following is correct configuration of sodium, that is D। now 19th की टेबल पूरी करो, चलिए so atomic number, atomic number, mass number, number of neutrons, number of protons, number of electrons, that is name of atomic species, name of देखो 9 दिया है यहाँ पे और न्यूट्रॉन है 10, तो जिसका एटॉमिक नंबर 9 और 10 हो न्यूट्रॉन, तो वो चीज क्या हो सकती है, फ्लोरीन हो सकती है। मास नंबर कितना होगा, 19 प्रोटॉन, ठीक है। सब लिखा तो नहीं तुम्हारे, लिखा तो कैसे करता हूँ, अच्छा चलो। प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन, सही है। 16 और 32, अब पलक बंद करो अपना बुक जरा। 16 और 32 दिया है, अब मुझे बाकी चीज बताओ, ये कितने, 16, ये 16, एक और पूछेंगे, दैट इज 24, ये 24 है और ये है 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मुझे बताओ सारा, 12 मैग्नीशियम, हर्षिता 2 और 1, ये 2 है और 1, बिना बुक को रिफर किए बताओ। बोल रहे हैं कि सर चूंकि मास नंबर 2 है तो ड्यूटेरियम हुआ, कैसे पता लगा, देखो प्रोटॉन 1 था और मास नंबर 2, तो इन्होंने कैसे पता लगाया, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन भी कितना, 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1, तो क्या बताया इन्होंने, सही है। अगर ये इलेक्ट्रॉन 2 होता तो ये H- बताती, लेकिन उन्होंने देखा कि अरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम है, तो ये न्यूट्रल हो गया, लेकिन एक न्यूट्रॉन भी है, इसलिए ये ड्यूटेरियम होगा। बोलो बात समझ में आई। चलो आगे देखो 1010 निखिल, ये बताओ 1, बोलो कितना बड़े होता है,
बोले सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर प्रोटियम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो प्रोटॉन बचे। बहुत बड़ी बात बोली है, इलेक्ट्रॉन भाग गया। ड्यूटीरियम में इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ड्यूट्रॉन बचे, और ट्रीटियम में इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ट्राइटॉन बचे, क्योंकि जोधपुर में ट्राइटॉन कोचिंग सेंटर इसी के नाम से चल रही है। पूरी बात इन्होंने हर चीज लेकर, सर हाइड्रोजन है लेकिन अब इसका इलेक्ट्रॉन ही चला गया, तो सर इसे प्रोटॉन बोलो। इसी प्रोटियम के नाम से तो उसका नाम प्रोटॉन पड़ा है। रदरफोर्ड ने क्यों बोला ये प्रोटॉन है, और उसकी खोज कैसे कर ली? बोली प्रोटियम में से गया कहाँ इलेक्ट्रॉन, अब तो ये प्रोटॉन बच गया, यही प्रोटॉन है, यही प्रोटॉन। सही हो गई। सो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। क्या बोला था फिर से बोलिए जरा, क्या लिखे? ये रहे। अब इन्होंने कहा सर अब इसे प्रोटॉन बोलो या H प्लस ही प्रोटॉन है। भाई इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो क्या ये न्यूट्रलाइज होंगे? नहीं हो पाया। प्रोटॉन बचा तो प्रोटॉन है, लेकिन ये प्रोटॉन नहीं बोल रहा है, H प्लस बोल रहा है। अब ब्यूटी देखिए ना निखिल की, कितना बढ़िया बताना है। चलिए अब आपको कुछ चीजें करनी है। डिफाइन आइसोटोप, आइसोबार, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। Write 2 examples of isotopes and 2 examples of isobars, और तीसरा write applications of isobars। रिफर किए बिना लिखना शुरू करो, उतना समय नहीं कि आप रिफर कर सकें। एक तो लिख देना 14 C14 और N14। एक आर्गन कैल्शियम और एक C14 और N14। C14 होता है और N14।